प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि 1/8 आपको सबसे पहले लिखना होगा हल और लिखना होगा 1/8। 1/8 गुणे में 3 की घात माइनस में 3। कह रहा है इसे सरल कीजिए। क्या करना है, इसे सरल करना है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे में इसे सरल करने के लिए आपको इसको घात के रूप में सबको बदलना है, सबको घात के रूप में बदलना है, या फिर इसे संख्या में बदल देना, मर्जी आपकी। चलो इसे हम घात के बदलते हैं। 1/8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। 1/2 की घात 3 गुणे में 3 की घात में -3 लिख सकते हैं। अब देखो, इस 2 की घात 3 को हम जब ऊपर ले जाते हैं, अंश में ले जाते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है 2 की घात -3 और गुणे में 3 की घात -3 पहले से है। अब देखना, जब घातें समान हो तो आधार आपस में गुणा हो जाती हैं, इसलिए यहां हो जाएगा 2 गुणे में 3 और टोटल की घात में -3। अब ध्यान दो, 2 तियां 6 की घात में क्या हो जाएगा, -3। अगर चाहो तो यह सवाल का उत्तर है, या फिर 1/6⁻³ यह सवाल का उत्तर है, या फिर चाहो तो इसे और भी तरीके से उत्तर 6×6 = 36, 6 × 216, चाहे तो 1/216 सवाल का उत्तर दे सकते हो। चाहे जिस प्रकार से इस सवाल का उत्तर, चाहे तो ये लगा दो तब भी आपको नंबर पूरा मिलेगा, ये लगाओगे तब भी, ये लगाओ, सब चाहे जो भी लगाओगे इन सभी में से सवाल का उत्तर आपका यानी नंबर मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है एक ठोस घनाकार टुकड़ा है। एक ठोस घनाकार टुकड़ा है। घन आप सभी लोग समझ रहे हैं, घन होता है जैसे आप देखेंगे क्यूब जो आप क्यूब कलर सेट करते हैं, जो कलर सेट करते हैं वो क्यूब है, वो घन के आकार का होता है, घनाकार होता है। या आप देखते हैं पासा देख ले, पासा लूडो वाला देख लें वो, या कोई ऐसा हो गिफ्ट का डिब्बा हो, पैक हो, चारों तरफ से साइज उसकी उतनी ही बड़ी हो, उसकी सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसी हो, उसे हम क्या कहते हैं, घन या घनाकार टुकड़ा कहते हैं। कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। अब आप देख पा रहे हो इसका संपूर्ण पृष्ठीय। चलिए हल करते हैं और देखिए घनाकार टुकड़ा क्या कह रहा है, घनाकार टुकड़ा, घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ क्या है भैया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। और ये कितना दिया गया है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब जैसा कि घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा का वर्ग है। अब ध्यान देना, भुजा का वर्ग मतलब 6 गुणे में भुजा का स्क्वायर, या कहें भुजा स्क्वायर गुणे में 6 कह सकते हैं, या 6 गुणे भुजा स्क्वायर कह सकते हैं, मर्जी आप। ये किसके बराबर है, 216 के। अब देखो क्या कह रहा है, इस टुकड़े का आयतन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने का सूत्र भी लगाएंगे, लेकिन पहले हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। 6 गुणे में है, 6 बटे में आ जाएगा। तो अब देखो क्या आ जाएगा, भुजा का वर्ग बराबर क्या है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 6×6 = 36, वर्ग का उल्टा वर्गमूल यानी भुजा आ गया। अब भुजा कितनी आ गई, देखिए 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसे घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात करना है, तो ऐसे कहें घनाकार टुकड़े, क्या भैया, घनाकार टुकड़े का आयतन, घनाकार टुकड़े का आयतन आपको ऐसे करना है। और घनाकार टुकड़े का आयतन होता है कि भुजा की 3 घात, क्या होता भैया, भुजा की 3 घात। अब देखो भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 की 3 घात, तो 6 की 3 घात मतलब 6 गुणे में 6, यानी 6×6 = 36, 6 का 216 घन सेंटीमीटर, यह आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 216 घन सेंटीमीटर सवाल का उत्तर होगा, यह घनाकार टुकड़े का आयतन होगा। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, ये आयतन की परिभाषा देखिए, ध्यान दीजिए, आयतन की परिभाषा आपको देना था।
तो आयतन की परिभाषा क्या होती है? देखो, आयतन 3 डायमेंशन होता है, या वैसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई हो, आयतन उन वस्तुओं का हम आयतन निकालते हैं। और या ऐसे कह लें कि आयतन मीन्स होता है धारिता या क्षमता। आयतन मीन्स होता है धारिता या क्षमता। आयतन का आशय क्षमता से है, धारिता से। जैसे आप देखते हैं बाल्टी में पानी भरा जा सकता है, तो यानी उस बाल्टी का आयतन कहें, चाहे उस पानी का आयतन कहें। या कोई ऐसा है कि वर्गाकार ड्रम है, वर्गाकार डिब्बा, उसमें कितना हवा भरा जा सकता है, उसमें कितना बालू भरा जा सकता है, कितना कोई पदार्थ रखा जा सकता है, वही उस वस्तु का आयतन होगा। या वायुमंडल में जितनी जगह वो 3 डायमेंशन में घेरेगा, वही उस वस्तु का आयतन कहलाएगा। अब यहाँ देखो क्या दिया है, आयतन का आशय क्षमता से होता है, अर्थात किसी वस्तु की जितनी क्षमता होती है, यह उस वस्तु का आयतन कहलाता है, यह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। अपनी भाषा में आप चाहे जो लिख सकते हैं। आयतन की कुछ इकाइयां आपको देखनी है, आयतन की कुछ इकाइयां देखनी है। देखो, जैसे 1 किलोमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1000 मीटर क्यूब। या ऐसे कहें 1000 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा? 1 किलोमीटर क्यूब होगा। 1 मीटर क्यूब बराबर होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 लाख है। देख लो क्या है भैया, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख घन सेंटीमीटर, 10 लाख घन सेंटीमीटर 1000 घन मीटर कहेंगे। 1000 घन किलोमीटर बराबर 1000 घन मीटर कहेंगे। 1 लीटर बराबर क्या होगा? 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1000 लीटर। 1 लीटर, सॉरी, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर। ये सारा पैमाना याद रखना आपको। 1 किलो लीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर। अब देखो, 1000 मिलीलीटर बराबर जो है 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर बराबर ml। आप देखते हैं जब भी कोई सामान खरीदते हैं, तेल हुआ या कोई लीटर हुआ, 1000 ml, उस पर क्या लिखा रहता है? 1000 ml। 1000 ml, 10 ml, 5 ml, यानी 1000 ml बराबर 1000 मिलीलीटर बराबर क्या है? 1 लीटर के है। और देखो, 100 लीटर बराबर 1 किलो लीटर के। ये सारे पैमाने आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और रही बात, इसमें कह रहा है कि तथा इसके उदाहरण सहित इसे उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर आपको समझाना है, तो ध्यान दीजिए, उदाहरण देने के लिए आपको क्या करना है? उदाहरण देने के लिए तो आप ध्यान देना। एक आयताकार या घनाकार या बक्सा, आयताकार ले लेते हैं। एक आयताकार बॉक्स है, एक आयताकार बॉक्स है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई आप लिख सकते हैं क्या? जिसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, या 10 मीटर ले लेते हैं, चौड़ाई 10 मीटर ले लेते हैं। और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। कह रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई होता है। लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। तो देखेंगे कि 5 दूनी 10 और 1 2 3 0 से आपका हो जाएगा 1000 घन मीटर इस आयताकार बॉक्स का आयतन होगा। 1000 घन मीटर इस आयताकार बॉक्स का क्या होगा? आयतन होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 1 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी का टुकड़ा है। आप देखते हैं जब कोई रैक बनवाते हैं, तख्ता बनवाते हैं, तो उसमें मोटाई कुछ होती है, उसकी मोटाई कुछ होती है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का एक ढक्कनदार, क्या भैया? ढक्कनदार खोखला बॉक्स है। उसका भीतरी आयतन ज्ञात कीजिए। भीतरी आयतन देखो, पहले मैं आपको बॉक्स एक बनाकर दिखा देता हूं। एक खोखला बॉक्स है। अब खोखला बॉक्स आपको कैसे दिखेगा? जब यहां पर कुछ और बन जाएगा तब। अब देखेंगे ये जो है ऐसे बॉक्स है, मतलब यह बॉक्स है। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि कुछ अंदर जो है ठीक है ना, बातें समझ में आ जाएंगी। देख पा रहे हैं? इसकी मोटाई आपको दिख रही होगी, इसकी मोटाई दिख रही है। यानी इसकी जो ये मोटाई है, ध्यान रहे, ये मोटाई जो है, ये मोटाई है, ठीक है ना। यह 1
सेंटीमीटर मोटा है। ये मोटा कितना है? 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दो, कह क्या रहा है? कह रहा है कि इस यदि बाहरी नापें, यानी जो बाहर बाहर है, अगर हम यहाँ बाहर बाहर देखें तो ये कितना सेंटीमीटर है? 42 सेंटीमीटर है लंबाई, और 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर है। अब ये बताओ, अगर ये बाहर बाहर 42 हो गया तो अंदर अंदर कितना होगा? अंदर अंदर 40 होगा। अंदर भाग की लंबाई, बात समझ रहे हैं? इसके अंदर भाग की लंबाई, अंदर भाग की लंबाई, आप अंदर के भाग की लंबाई अगर देखेंगे तो लंबाई भैया क्या हो जाएगा? इसका अंदर के भाग की लंबाई देखिएगा जरा, लंबाई, अंदर के भाग की लंबाई आप देखेंगे तो भैया 1 सेंटीमीटर दोनों ओर से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई देखेंगे, जब 1 सेंटीमीटर इधर से 1 सेंटीमीटर इधर से कट गया तो कितना रह गया? 28 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर से कटा और 1 सेंटीमीटर नीचे से हो तो बता कि इसकी ऊंचाई कितना बच जाएगा? इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ जाएगा आप सबको? यह आपके शेष अंदर वाले भाग की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। और पूछा है कि भीतरी भाग का आयतन ज्ञात कीजिए, तो आपको लिखना है भीतरी भाग का आयतन। क्या लिखना है? भीतरी भाग का आयतन लिखना है। अब भीतरी भाग का आयतन भी क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही होता है। तो लंबाई कितना है भैया? देख लो जरा, 40 है, और चौड़ाई कितना है? 28 है, और ऊंचाई कितना है? 25 है। अब देखो 25 चौका 100 हो जाएगा, और एक जीरो पहले से, और गुणे में 28। अब देखो 28 एकन 28,000 घन सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा कि उसके भीतरी भाग का आयतन हो जाएगा। ये जो खोखला अंदर से खोखला है, 1 सेंटीमीटर मोटाई का जो खुला बॉक्स है, ढकनादार बॉक्स है, इसका भीतरी आयतन है 28,000 घन सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ गए ना? ये सभी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक खोखले धातु का बेलन है, एक खोखले धातु का बेलन है। अब देखो बेलन यहां पर आपको दिया गया है, एक खोखला धातु का बेलन है। अब एक बेलन आपको पता है, बेलन आपने देखा होगा ड्रम। अब इसमें क्या है भैया? खोखला बेलन है, यानी अंदर से ये खाली है, यानी इसमें क्या है? पानी उनी भरा जा सकता है, यानी हवा भरा जा सकता है, सीड़ा भरा जा सकता है। बात समझ रहे हैं? सीड़ा भरा जा सकता है इसके अंदर। खोखला बेलन है। कह रहा इसकी बेलन की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी बेलन की मोटाई है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इसमें जो मोटाई आपको दिख रही है कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर की है, और ये मोटाई 3.5 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या कह रहा है कि, और ध्यान देना, 25 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और भीतरी भाग का व्यास, यानी ये वाला पूरा व्यास कितना दिया गया है? व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास, भीतरी भाग व्यास 14 सेंटीमीटर है तो भीतरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, यहां पूछा क्या गया है? कह रहा है यदि बेलन दोनों सिरों से खुला हो तो इसमें लगे धातु का आयतन ज्ञात करो। अगर बेलन दोनों सिरों से खुला हो, इसमें लगे धातु का आयतन ज्ञात करो। तो ध्यान दो, बस ये समझ लो कि इसमें 2 बेलन बनेगा, एक अंदर बन रहा है और एक बाहर बन रहा है। इस प्रकार से आप देख पाओगे कि एक बड़ा बेलन हुआ, एक अंदर छोटा बेलन, पतला बेलन हुआ। अगर हमें धातु का आयतन ज्ञात करना है, यानी केवल ये वाली मोटाई ज्ञात करनी है, तो ऐसे में हम क्या निकालेंगे? खोखले बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे? खोखले बेलन का आयतन हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? खोखले बेलन का आयतन। अब देखो खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं? देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। इसमें से एक दूसरा बेलन जो अंदर वाला बेलन है, आप ऐसे कह लो कि बाह्य बेलन का आयतन कह लो, बाह्य बेलन का आयतन और माइनस आंतरिक बेलन का आयतन कह लो, बेलन का आयतन कह लो। बस इतना ही करना है और एक बार में ही सवाल का उत्तर। बाह्य बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और आंतरिक बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई और एच दोनों में कॉमन हो जाएगा,
पाई और एच कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना, पाई का मान होता है 22/7 और एच का मतलब क्या दिया गया है, एच ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 25 ले लिया मैंने। और आर स्क्वायर मतलब देखो ध्यान दो, अब देखो यहां से यहां कितना है 7 है, लेकिन यहां से यहां देखोगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 यानी 10 सेंटीमीटर, यानी 10.5 और स्मॉल आर यानी छोटा आर यहां से यहां की त्रिज्या कितनी है तो 7 है। अब देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी ये वाला सूत्र लगा देना, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र लगा देना। अब देखो यहाँ 22 बटे में क्या आ गया 7 गुणे में क्या आ गया 25 और गुणे में 10.5 माइनस 7 बराबर 3.5 और गुणे में 10.5 प्लस 7 17.5 आप कह सकते हो, 17.5 आप ये कह सकते हो। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी? इसी प्रकार से आपको नोट करना है, ध्यान रहे, हल करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब 7 से कट जाएगा, 7 × 5 = 35 यानी 0.5 हो जाएगा। चाहे तो 10 बटे में कर लो और ये भी 10 बटे में कर लो। अब ध्यान देना, 5 दूनी 10 हो गया और 2 11 में 22 हो गया। अब पंचम 25 और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है ना। अब यहां देखो क्या बचा 11 गुणे में 5 और गुणे में 175 और बटे में क्या बच गया 2। क्या ये बच गया? अभी रुक जाओ, पहले 5 से गुणा करो। 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 7 = 35, 2 37 के 7 हासिल आए 3, 5 × 1 = 5 3 8 और गुणे में क्या 11 और बटे में अभी 2 है, ध्यान देना। चलो 11 × 5 = 55 के 5, 11 × 7 = 77, 77 5 82 के 2 हासिल 8, 11 × 8 = 88, 8 96। क्या ये बात समझ गए? और बटे में क्या है 2, 2 से भाग दे दो, 2 × 4 = 8, 1 9, 2 8 16 के 6 16, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 घन सेंटीमीटर। यह सवाल का आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया, यानी 4812.5 घन सेंटीमीटर। 4812.5 घन सेंटीमीटर यह आपके खोखले बेलन का आयतन होगा या लगे धातु का आयतन हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना? एक ही बार में आप लगा सकते हैं, बार बार नहीं, एक ही बार में आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 4812.5 घन सेंटीमीटर आयतन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है। निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है और उनके भार भी आपको दिए गए हैं, उनके सभी भार आपको दिए गए हैं। भार के आधार पर आपको क्या बताना है? इनको भार के आधार पर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से सारणी आपको बनाई गई थी कि समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है या किसी प्रकार से किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। तो चलिए समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। इन सभी का ग्राफ बनाकर आपको ज्ञात करना है। समांतर माध्य का सूत्र एक बार आप देख लीजिए कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स और बटे में क्या सिग्मा एफ ये होता है। चलो पहले इनके लिए आपको क्या बनाना है? भार किलोग्राम में एक्स लिख सकते हैं और लिखना है बारंबारता में लिख सकते हैं छात्रों की संख्या लिख सकते हैं और फिर आप लिख सकते हैं एफ एक्स। ये देखो एफ है, यहां लिख सकते हैं एफ एक्स और इसे आपको सारणी बना लेनी है। बन गया ना? बन गया। अब चलते हैं, देखो भार कितना है 40 किलोग्राम है, 42 किलोग्राम है और 43 किलोग्राम है, 44 है और क्या है 45। 40 वाला कितना छात्र है? 4 छात्र है, 42 वाला 12 छात्र है, 43 वाला 18 छात्र है, 44 वाला 10 छात्र और 45 वाला 6 छात्र। चलो ये एफ एक्स का मान निकालो। 4 चौक के 16 यानी 160 और 12 गुणे 42, 12 दूनी 24 के 4, 12 चौक 48, 48 और 2 50। फिर देखोगे 18 तिया 54 के 4 हासिल आए 5, 18 चौक 72, 72 5 77। अब फिर देखोगे 44 दहम 440, फिर 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3, 6 चौके 24, 24 3 27 यानी 270। अब देखो सिग्मा आप यहां लगाओगे क्या? सिग्मा एफ एक्स। चूंकि सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा? जोड़ लो इन्हें,
4 4 8, 4 4 8, और देखो यहाँ पर देखोगे तो 7 दूनी 14, 6 20, 20 4 24 के 4 हासिल आए 2। अब देखोगे 7 2 9, 7 2 9, 1 10, 10 4 14, 5 19, 19 1 20, और 20, और हासिल कितना बचा था भैया एक बार देख लो, फिर से एक बार, 4 4 8 हो गया, और 7 दूनी 14, 6 20, 4 24, 4 हासिल आएगा 2। अब देख लो यहाँ पर 7 2 9, 1 7 2 9, 9 4 13, 13 13 1 14, 5 19, 19 20 21, यानी 21 48, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे सिग्मा एफ देखोगे तो कितना आएगा, 12 18 30, 10 40, 10 50, यानी 50 आ गया। अब आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आपने निकाल लिया, सिग्मा एफ एक्स बराबर 2148 आपने निकाल लिया। अब देखो समांतर माध्य निकालना है, क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, तो ध्यान दीजिए समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। अब देखो सिग्मा एफ एक्स का मान 2148 आया, और सिग्मा एफ का मान क्या आया है 50, 50 से भाग दे दो, 5 चौके 20, फिर 5 दूनी 10, 4 14, 5 9 45, 5 9 45, 3 48, बात समझ गए, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 4 5 9 45, फिर आ जाएगा 3 5 36, 5 36, और 1 अंक दशमलव यहाँ आ जाएगा क्योंकि बटे में 10 है, तो इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा 42.96 सवाल का उत्तर है। इस प्रकार से आपको हल करना है समांतर माध्य वाले सवाल में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगला कह रहा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वृत्त खींचना है, तो देखो वृत्त को गोला प्रकार की सहायता से आपको खींचना है। स्केल पर 3 सेंटीमीटर माप लेना है, स्केल पर 3 सेंटीमीटर माप लेना है, और 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त चाप लगाकर ऐसे आपको क्या करना है, वृत्त खींचना है। क्या बात समझ में आ जाएगा? इसे आपकी कॉपी पे ये जो है सही से बन जाएगा, यहाँ पर डिजिटल बोर्ड है इसलिए थोड़ी सी समस्या। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया, और कह रहा है वृत्त पर एक कोई बिंदु P लीजिए, और क्या है, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा कीजिए। स्पर्श रेखा AB खींच दिया गया। क्या ये बात समझ गए ना? बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींच दी गई, और इस प्रकार से आपको लिख देना है, इस प्रकार से लिख देना है उत्तर के रूप में कि O वृत्त का, O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है ना, और AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। और P वृत्त पर स्थित स्पर्श बिंदु है। क्या है भैया? स्पर्श बिंदु है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है लखनऊ से आगरा की दूरी। देखो कुछ इस प्रकार से दिया है, अनुपात में दिया गया है। कैसे दिया है? कह रहा लखनऊ से आगरा की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की बीच की, कहां से भैया? LKO से आगरा, कहां से भैया? AG, लखनऊ से आगरा की दूरी जो है, और फिर देखो LKO से कहां तक? इलाहाबाद, ALL इलाहाबाद के बीच की दूरी के अनुपात दिया गया है। यह अनुपात कितना दिया गया है? 3:8 दिया गया, यानी 3/8 दिया गया है। आप ऐसे लिख सकते हो, लखनऊ से आगरा और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी का आपस में एक दूसरे से अनुपात दिया गया, तो मैंने दोनों को आपस में बटे में कर लिया। अब फिर देखो कह रहा है और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर, यानी लखनऊ से इलाहाबाद, तो आप क्या लिखोगे? LKO से आगरा, इसको आप अंग्रेजी में नहीं हिंदी में लिखेंगे, शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, और ये क्या है? 200 किलोमीटर है, बराबर 3/8 हो गया। अब देखो 200 बटे में है तो 200 गुणे में हो जाएगा, और 8 से कट जाएगा, 25 8 200, और 25 3 75, यानी LKO लखनऊ से आगरा AG, लखनऊ से AG तक कितनी दूरी? 25 3 75 किलोमीटर है। क्या है भैया? 75 किलोमीटर है। कितना हो जाएगा? 75। क्या समझ में आ जाएगा? 75 किलोमीटर km है। यह सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक घनाकार ठोस लकड़ी का एक घनाकार ठोस
ठोस का आयतन दिया 125 घन सेंटीमीटर, एक घनाकार ठोस का आयतन दिया गया है 125 घन सेंटीमीटर, इसका जो आयतन है वो 125 घन सेंटीमीटर है। अब आप देखो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करो, तो आपको ये बता दिया जाए कि घनाकार ठोस का आप लिख सकते हो घनाकार ठोस का आयतन बराबर कितना होता है 125 क्या दिया है घन सेंटीमीटर दिया है। क्या ये बातें समझ गए ना। अब आयतन बराबर क्या होता है भुजा की 3 घात होता है। क्या होता है भुजा की 3 घात होता है। अब भुजा की 3 घात बराबर किसके 125 के, घन का उल्टा घनमूल हो जाएगा, तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी भैया, भुजा बराबर 125 का घनमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो यहीं पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे में भुजा स्क्वायर, 6 गुणे में भुजा कितनी है 5 गुणे में क्या है 5, भैया ठोस का आयतन 125 घन सेंटीमीटर, भुजा क्या आ गई 5, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर गुणे में 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब देखो पंचम 25 छक्का 150 यानी 150 वर्ग सेंटीमीटर इस घनाकार बॉक्स का क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर इसका विकर्ण निकालना है तो विकर्ण बराबर होता है भुजा √3 होता है, क्योंकि घनाकार है, घन के आकार है, इसलिए भुजा √3। भुजा कितना है 5 √3 सेंटीमीटर। ये भी सवाल का आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक बेलनाकार टंकी है, अब ध्यान देना ये बड़ा सा सवाल है आपके लिए, ध्यान देना। एक बेलनाकार टंकी है जिसका ऊपरी भाग खुला है, ढक्कन के आकार का है, और इसकी त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः, यानी इसकी त्रिज्या r 14 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी ऊंचाई यानी h जो है 35 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहा टंकी को पेंट करवाना है, पेंट करवाने का व्यय ज्ञात कर लो, जबकि पेंट की दर r यानी दर जो है रेट ऑफ जो लग रहा है वो 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर लग रहा है, प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च है। तो देखो जब ऊपर से खुला है टंकी तो नीचे से भी भरा है, यानी टंकी का आयतन देखना होगा, अरे पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पेंट करना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो इतना आप लिख लेना। उसके बाद लिखना क्या है कि टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठ नहीं लिखे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले भाग का, बात समझ रहे हैं, निचले भाग का क्षेत्रफल ये आप लिख लोगे, निचले भाग का क्षेत्रफल, तब जाके आपको क्या आ जाएगा टंकी का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल, टंकी क्या बेलनाकार है तो बेलन का आयतन क्या होता है 2 पाई r h होता है, और निचले भाग क्या में क्या है पाई r स्क्वायर। कभी भी आप देखोगे टंकी का ऊपरी भाग वृत्त है, निचला भाग भी वो वृत्त के आकार के जैसा होता है, इसलिए हम पाई r स्क्वायर लिखते हैं। अब देखना 2 पाई कामन हो गया और h कामन हो गया, क्योंकि पाई दोनों जगह समान होगा और ऊंचाई भी समान होगी। अब देखो बच्चा 2r बच गया, प्लस में क्या बच गया यहाँ पर r बच गया, एक मिनट सॉरी भाई, यहां देखो पाई r कामन होगा, क्या कामन होगा पाई r कामन होगा, तो क्या बचेगा 2h बचेगा और प्लस क्या बचेगा r बचेगा। अब देखो पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या क्या लेनी है 14 सेंटीमीटर। अच्छा व्यय क्या है मीटर में है तो इसे मीटर में बदल लेना, 14/100 मीटर, और गुणे में 2 गुणे में h का मान क्या है 35 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस में फिर एक बार r बराबर 14/100 ले लेना है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ 22/7 है, 22/7, यहाँ 14 बटे में 100 है, और यहाँ देखो 35 दूना 70/100 हो गया और प्लस 14/100। अब ध्यान देना, अब आपको हल करना है, 7 दूनी 14, अब देखो 22 बटे में क्या आ गया 100 और ये 2 है, चलो हम गुणा भी करा देते हैं, 22 दूना 44 बटे में 100, और यहाँ देखो अगर हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा
70 प्लस 14 बराबर 84 बटे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है ना, ये बात समझ में आ जाएगा। अब 44 गुणे 84 करना, आपको 44 गुणे 84 करना है, ये ध्यान रहे। 44 गुणे 84 चाहे तो आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं, चाहे बगल गुणा करके आप लिख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रहे, ये पूरा उसका क्षेत्रफल आएगा, बात समझ गए ना। तो चलो इसको हल कर लेते हैं, या फिर इसी में 25 रुपए से क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं ये क्षेत्रफल। लेकिन चलो पहले हल कर लिया जाता है। चलो 44 गुणे 84 कर लिया जाए। 84 गुणे में 44, 4 चौक 16 के 6, 4 बटे 32, 32 1 33, फिर यही आ जाएगा 6 3 3, आ जाएगा 6 3 9 6 3, यानी देखो क्या आ गया भैया, ये आ गया 3 6 9 6 और बटे में 4 जीरो। 4 जीरो जब भी लग जाए तो 4 अंक पे दशमलव, यानी इसका क्षेत्रफल 0.3696 वर्ग मीटर आ गया इसका क्षेत्रफल। और अगर खर्च की बात करें तो खर्च कितना आएगा, 0.3696 गुणे में 25, 25 से गुणा करा दो, 25 छक्का 150 के शून्य हासिल आए 15, 25 नवा में 225, 225 15 240, 240 के शून्य हासिल आए 24, 25 छक्का 150, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 174 के 4 हासिल आए 17, फिर 25 या 75 आप जोड़ोगे तो 7 5 12, 7 1 8 1 9 और 4 अंक पे दशमलव लगा दोगे। क्या ये बातें समझ गए ना, यानी 9 रुपये 24 पैसा खर्च इसका आया, यानी इसका खर्च कितना आया, 9 रुपया 24 पैसा आएगा। क्या ये बात समझ गए ना। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको हल करना। प्यारे साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का बीटीसी का तृतीय सेमेस्टर का मैथ का लघु प्रश्न हल करवाया है इन सभी वीडियो के माध्यम से। और भी सभी वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो आप अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपने सेमेस्टर को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने मैथ के, यानी जो आप एक दिवसीय परीक्षा कंपटीशन में मैथ पढ़ते हैं उसके बेस को भी मजबूत कर सकते हैं, ताकि यह आपके आने वाले समय में समस्या का कारण ना बने, यानी मैथ से डर ना लगे, यानी मैथ में आप फेल ना हो। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।